that importance of the demat account because it's a very helpful, easily immediate transfer. No stamp duty is the bigger advantage. No risks of bad delivery, fake securities, delay and theft, and reduction of the time, substantial time, and also nomination facilities there. So, friends, I'm just concluding that my remarks that this depositories account is very helpful to the customers, investors who are dealing with that equity market, and there is briefly I covered the process and systems, and that every investor they have to follow. They have to update it, their informations continuously. They have to keep touch with the depository participant, and depository participant will work on the guidance of the depository in India. Thank you so much, friends. Thank you. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, हेलो। आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस IPFA के प्रोग्राम में, जिसमें कि आज हम चर्चा करेंगे निधि के बारे में। निधि एक कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। व्हाट निधि एक्चुअली डू? Nidhi is basically promoting
the objective of cultivating the habit of thrift and saving among its members. जो इसके खुद के मेंबर होते हैं उनके बीच में उनमें थ्रिफ्ट एंड सेविंग की हैबिट को डेवलप कराना, रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आपस के खुद के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई भी डिपॉजिट लेना और उसको लेंड करना, ये काम निधि का है। और निधि एक रेगुलेटेड कंपनी है जो कि एक पब्लिक कंपनी होती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और कंपनीज एक्ट में इसका प्रावधान है which is required to comply all the rules framed by the central government and regulation made for the निधि कंपनीज। सो हमारे को ये बात ध्यान रखना है कि निधि कंपनी कम्प्लीटली रेगुलेटेड कंपनी है और इसमें जो कंप्लायंस है रूल्स का कंपनीज एक्ट का, वो निधि कंपनी को करना पड़ता है। सो दिस इज़ इनिशियल कि हाँ व्हाट इज़ निधि। सेक्शन 406 है कंपनीज एक्ट का, जो कि और चैप्टर 26 है जो कि निधि कंपनी को डील करता है। इसके लिए भारत सरकार ने, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निधि रूल्स भी बनाए हैं 2014 में, जो कि सारी निधि कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। बेसिकली सेक्शन ये बताता है कि आप किस तरह से निधि बना सकते हो, रूल ये बताता है कि आपको उसको प्रोसीजर क्या है, कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना नेट ओन फंड होना चाहिए, कितने मेंबर हो सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या प्रोहिबिशन है, ये सारी चीज़ें सेक्शन और रूल के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं निधि की और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, इस निधि को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहते हैं, और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है that central government mean by notification in official gazette, that means gazette notification is published to declare a company as nidhi or mutual benefit society. This is written in the section 406(1) of the Companies Act. So we need to understand that nidhi cannot be there unless and until it is incorporated as a company, public limited company, and after being incorporated, it should apply to the central government, and central government should declare that company as nidhi. So for the investor, it is very, very important to know that before becoming the member of nidhi, investor has to ensure that copy of declaration and nidhi is in place, and this declaration is nothing but the approval of the central government that you can function as a nidhi. तो एक अप्रूवल लेटर देती है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि हर कंपनी को मिलता है, और उस कंपनी इनकॉर्पोरेशन से सिन मिलता है, और उसके बाद निधि कंपनी का एक लाइसेंस मिलता है, एक अप्रूवल मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स भारत सरकार गजट नोटिस, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन भी पब्लिश करती है। तो ये इन्वेस्ट करने से पहले या कुछ भी उनके साथ पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसने भारत सरकार को एप्लीकेशन दिया है कि नहीं, और एप्लीकेशन देने के बाद उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो निधि कंपनी को और क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है बिफोर बिकमिंग निधि, वो बहुत जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इनको एक फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का NDH 4। उस जैसे कंपनी पहले बनेगी, कंपनी बनने के बाद उस कंपनी को एक सरकार को एप्लीकेशन देना पड़ता है। पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी हैज़ टू अप्लाई in form NDH 4 within 120 days to the central government for declaration it as a निधि। सो कंपनी बन जाने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बनाते ही वो डिपॉजिट ले सकते हैं आपसे या आपको लोन दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद 120 दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 क्राइटेरिया देखेगी उनका, कि उनके पास कम से कम 200 मेंबर हैं कि नहीं, और उनका नेट ओन फंड 20 लाख रुपए है कि नहीं। वो देखने के बाद, उसकी कंप्लायंस देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगी कि वो निधि है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिक्लेरेशन जो भी लोग काम करते हैं, और इनफैक्ट भारत सरकार ये भी देखती है कि जो इसके पीछे जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन हैं कि नहीं। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि निधि एक बहुत ही रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में काम करती है,
और क्यों ये ज़रूरत पड़ी रेगुलेट करने की? क्योंकि आप सबको जानकारी है कि बहुत पहले पासबुक स्कीम भी चला करते थे, लोगों ने बहुत डिपॉजिट्स लिए, लोगों ने बहुत पैसे लिए निधि के नाम पे, म्यूचुअल बेनिफिट के नाम से, और लोगों के साथ बहुत ही धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड हुआ। सो इन ऑर्डर टू रेगुलेट दैट, बहुत सारी निधि कंपनियों पहले निधि के नाम पे रजिस्टर्ड हैं नहीं हैं, बट उन्होंने आके और लोगों को, इन्वेस्टर्स को धोखा किया, इन्वेस्टर्स के पैसे के गबन करके और बाहर निकल गए। तो इसीलिए भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 2014 में प्रावधान बनाया कि निधि पहले एक तो कंपनी के फॉर्म में करेगी, ये पब्लिक कंपनी होगी, इसके सर्टेन क्राइटेरियाज होंगे, जो प्रमोटर्स रन करना चाहते हैं इसको, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होंगे, वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उनको लाइसेंस मिलेगा। बट एक और बात है कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद उनको 45 दिन के अंदर अंदर निधि को एक अपना अप्रूवल और डिसीजन कन्वे करना पड़ता है। अगर डिसीजन उन्होंने 45 दिन के अंदर कन्वे नहीं किया तो फिर ये माना जाता है कि वो अप्रूव्ड है। फिर उसके बाद उनके पास अगर भारत सरकार को या जो कंसर्न मंत्रालय है उनको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना पड़ेगा नाम कि हाँ डीम्ड अप्रूवल है। अब आता हूँ मैं कि नोटिफिकेशन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट नोटिफाई करने के बाद जो एक रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कंपनी के ऊपर भी, और प्रावधान के अंदर लिखा हुआ कि नो कंपनी शैल रेज एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर or provide any loan to its member which has not applied for declaration of nidhi or the application has been rejected by the central government. This is very important. आपके पास जब भी कोई आता है तो ये बोलता है कि हमने तो कंपनी बना ली जी, हमने एप्लीकेशन दे दिया, हमारा 45 दिन भी निकल गया तो हमारा डीम्ड अप्रूवल है, क्योंकि ये देखो लॉ में लिखा हुआ कि ये डीम्ड अप्रूवल है। बट आपको ये नहीं देखना है, आपको ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया भारत सरकार ने। और ये ऐसे वाले बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें कि भारत सरकार ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और उसके बाद भी लोग एज ए निधि काम कर रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड बना के, बैनर बना के लिख देंगे कि अब एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत सरकार। तो वो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है वो गजट में पब्लिश्ड है कि नहीं, उसका अप्रूवल सामने है कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। देन 2-4 चीज़ें और बताऊंगा मैं कि जैसे एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब कर सकती है निधि। तो जब उनको एक डिसीजन भारत सरकार से मिल जाता है कि हाँ आप अब लेंडिंग कर सकते हो, आप बोरोइंग कर सकते हो, आप लोगों के सेविंग इन्वेस्ट करा सकते हो, ऐसा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल जाता है और डिक्लेरेशन आ जाता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट में पब्लिश हो जाता है, तो वो फिर डिपॉजिट भी रेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बिना अप्रूवल के या सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हुए या बिना कंपनी, 3-4 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, देयर इज़ नो कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड, फेक कंपनी। सेकेंड, कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बट इट इज़ नॉट ए पब्लिक कंपनी। थर्ड, कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बट it has not fulfilled the criteria of nidhi and not applied for application. Fourth, application has been made but it has been rejected. All such cases investors should be aware that those companies are not allowed to receive any deposit, take any saving or give any deposit to loan to any of the members, चाहे वो members हों चाहे वो जनरल हो। और इनफैक्ट निधि में एक चीज़ बहुत अच्छी समझने की बात है कि वो अपने को, उनको सबसे पहले इन्वेस्टर को मेंबर बनाएगी तब उनसे कुछ ले सकती है, अदरवाइज़ वो उनसे ना कुछ पैसा ले सकती है ना कुछ उनको लोन दे सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है। अगर इसका कोई वायलेशन करता है, अगर मान लो नॉन कंप्लायंस करता है और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद भारत सरकार क्या कर सकती है, आपको ये कंप्लेन करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस फ्रॉड है तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास आप जाइए।
make a complaint, simple complaint will be sufficient that this company is making fraudulent investments or taking fraudulent investment, giving fraudulent loan to the say enticing the investors to invest into their corpus without having the approval or even after their approval being rejected. तो उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट